हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसका हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी देखे थे, उसके बेस्ड ऑन थ्योरी भी बनाए थे। आज हम लोग उसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होते हैं, हम बताए थे पिछले वीडियो में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में हम आपको बताए थे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो आप आज फिर से सुन लीजिए, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसको कहा जाता है। वन और मोर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक या एक से अधिक हल वाले को हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। इसका हिंदी होता है संगत हल। और हम एक बताए थे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बताए थे आप लोगों को? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जिसमें कि कोई हल ना निकले, नो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसका कोई हल नहीं होगा हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और जिसमें एक या एक से अधिक हल होगा हम कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में दो प्रकार के चीज़ें हो गया, एक हल और एक इन्फिनाइट हल, अनेक हल। तो हम एक हल के बारे में पढ़े थे। हम बताए थे कि यदि ax बराबर b बी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ अननोन वेरिएबल्स, आपका ax बराबर b सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, तो यदि a अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, एक ऐसा मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा, और वह यूनिक सॉल्यूशन होगा x बराबर a इनवर्स b। यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हम बताए थे कल थ्योरम भी पिछले वीडियो में। जो कोई पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले पीछे वाला वीडियो देख लें, तब आपको यह नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा कि हम पढ़ाए थे कि जब अगर एक ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है अगर वह नॉन सिंगुलर हो तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा x बराबर a इनवर्स इंटू बी। ठीक है। अब हम लोग इसी में एक केस और पढ़ेंगे। कहा जाता है कि यदि a आपका इफ a डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए, अगर a का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तब उस समय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी दो कंडीशन होंगे। तब यहां पर लिखेंगे देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। देन यदि ये डिटर्मिनेंट a इक्वल टू जीरो हो, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is consistent if and only if adjoint of a into b अगर यह जीरो हो जाए। यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे तो यह जीरो होने के बाद यह भी जीरो हो जाएगा, तो इट हैज, इसको कहा जाता है
it has infinitely many solution of the system of linear equation इस सॉल्यूशन जब ये भी जीरो हो जाए और एक केस या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यह भी जीरो हो जाए तो आपके दिमाग में आएगा चलो भाई ये तो जीरो हो गया, ये कहाँ से आएगा। तो इसके बारे में हम प्रूफ अभी जस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम प्रूफ करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू जीरो जब हो जाता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट हल कैसे देता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे। चलिए, तीसरा नंबर केस है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तब हम लोग कहेंगे देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट होगा यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए ये जीरो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो होता है, तो कंसिस्टेंट अगर यह जीरो है यह जीरो नहीं है तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यह इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन तभी देगा कौन, एक्स बराबर बी के विषय में बात हो रहा है, एक्स बराबर बी के विषय में बात हो रहा है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन तभी आएगा जब डिटर्मिनेंट ए जीरो हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यह जीरो के बराबर नहीं हो, तब हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पे आपको सवाल आता है एग्जाम में, इसको ध्यान से देखेंगे। इस पर हम जेईई मैथ्स का सवाल भी बहुत सारा पूछा जाता है, जिसको याद नहीं रहेगा तो आप उस सवाल को हल नहीं कर पाइएगा, लेकिन आज हम जब पढ़ाएंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्यों नहीं पड़ेगी, हम अभी जस्ट बताएंगे। चलिए, तो तीन केस आ गया। एक आ गया यूनिक सॉल्यूशन जिसको हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय हल। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वह भी जीरो हो तो इस समय हम बताए थे कि यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और इसका कितना हल होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना हल होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और जब यह जीरो हो और यह जीरो नहीं हो तब द सिस्टम ऑफ linear equation has no solution, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही हो जाता है नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। आपको कभी कभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे करके चेक कर भी लेगा, हम लोग अभी चेक करके दिखाएंगे भी। चलिए, तो पहले इसको प्रूफ किया जाए। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, एक नंबर के बारे में, कि यदि यह जीरो नहीं होता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और यह हो जाता है। कैसे, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर का प्रूफ, यदि यह जीरो हो देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो। तो दो नंबर का हम प्रूफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो वी हैव हमारे पास दिया हुआ है, यहां पर लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है,
ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या अगर यह आपका जीरो हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, तो उसका इनवर्स कभी नहीं निकलता है। जब इनवर्स नहीं निकलता है तो देन हम लोग क्या लिखेंगे, देन वी हैव ax बराबर b। आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसका हल कैसे निकाला जाए, आप सोचें। जब a इनवर्स नहीं होगा तो आप बताइए यहां से a कभी हटेगा? जब a नहीं हटेगा तो x कभी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो आपको x निकालने के लिए देखिए, यहां पर आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। 2x बराबर अगर 3 हो तो x का मान कैसे निकाला जाता है? जब तक कि यहां से 2 नहीं हटा जाएगा, 2 हटेगा तब तो x का मान निकलेगा। हाँ, इसीलिए आप ध्यान रखें कि हमको x का ही सॉल्यूशन निकालना है, तो x ही हल होता है। ये x निकालने के लिए आपको यहाँ से a हटाना पड़ता है। तो क्या आपका a हटेगा जब a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है? क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो x कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर ध्यान दें, जब x a नहीं निकलेगा तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मतलब होता है पहले। जब भी एडजॉइंट ए को ax के पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको प्री कहा जाता है। ax के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं ax, एडजॉइंट ऑफ ए से इधर भी प्री मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को दिक्कत? चलें, हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो गए, एक मैट्रिक्स ये, 2 ठो ये, 3 मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों को एक साथ ले लिए, एक्स को बाहर कर दिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। कोई बताएंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों को एक साथ लिए, एक्स को बाहर कर दिए, कौन सा नियम लगाए भैया? कौन सा नियम है? ये आपका सहचर्य नियम है, जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो ये दोनों को एक साथ लिए, इसको बाहर कर देते हैं। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का क्या फॉर्मूला होता है? पिछले वीडियो में सारा थ्योरम इसी पर बेस्ड है। इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन एक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। आप यहाँ पर गौर करें, डिटर्मिनेंट ए तो कोई नंबर होता है। जब एक्स मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आइडेंटिटी रूल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको केस लेके आना है। यहाँ पर लिखना है, सिंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है कि नहीं? किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब यहाँ पर आपको सोचना है, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यह डिटर्मिनेंट 0 है और हम यदि लिखते हैं इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, जो आरएचएस पार्ट है उसको भी हम 0 मान लेते हैं। ये आपका 0 तो है ही, और आरएचएस पार्ट को भी हम अगर 0 मान लेते हैं कि यदि यह 0 है होता, दो केसेस हो सकता है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 नहीं हो सकता है। दो केसेस हो सकता है। तो पहले हम मान लिए कि यह 0 अगर है तो यह 0 है और यह 0 है, तो बताइए x का कोई भी मान लीजिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x,
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का कोई भी मान यहाँ रखिए, क्या यह इधर भी जीरो होगा, ये इधर भी जीरो होगा, होगा कि नहीं? एक्स का कुछ भी मान रखेंगे, जीरो से गुना होगा, भैया क्या देगा? जीरो देगा, सीधी सी बात है? ये जीरो है और ये आपको कोई भी मान यहाँ एक्स की जगह रखिए और ये जीरो है, तो आप एक्स के किसी भी मान के लिए रखेंगे तो LHS बिकम्स इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के हमेशा बराबर आता है। तो देन हम लोग लिखेंगे देन LHS बिकम्स इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर आता है एक्स के सभी मान के लिए। तो एक्स के सभी मान के लिए इसका मतलब एक्स के अनेक मान के लिए इस समीकरण को, इस इक्वेशन को एक्स क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, LHS को हमेशा RHS के बराबर कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि यह जीरो है, यह भी जीरो होगा, तो इट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, it is consistent, it is consistent solution, या लिखेंगे it has infinitely many solution, it has infinitely many solution, ठीक है, इसको अनेक हल होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर केस, ये केस आपका फर्स्ट केस है जो कि आपका ये 2 नंबर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। यदि हम केस सेकेंड ले लें, केस सेकेंड ले लीजिए, आपको तो दिया हुआ है सिंस डिटर्मिनेंट ए तो जीरो के बराबर है, डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। यदि हम मान लेते हैं, यदि इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, यह जीरो है और यह जीरो नहीं है, तो बताइए भाई एक्स का ऐसा कौन सा मान होगा जो दोनों को जीरो बराबर कर देगा? यह तो जीरो है भाई, यह जीरो से इससे गुना करेंगे तो जीरो देगा, और यहाँ पर जीरो नहीं है, तो बताइए एक्स का कौन सा मान होगा जो दोनों को बराबर करेगा? तो दोनों को कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देन कह सकते हैं देन LHS नॉट इक्वल टू RHS फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सभी मान के लिए यह कभी संतुष्ट इस समीकरण को नहीं कर सकता। जब यह चीज जो है इस समीकरण को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है, एक्स का कोई भी मान इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तब हम कहेंगे एक्स का मान नहीं निकाला जा सकता। कब? जब यह जीरो हो, यह जीरो ना हो, तो क्या कहेंगे? इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसको कहते हैं भैया? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। एक बार हम फिर से रिकैप कर देते हैं। आपका देखिए यहाँ पर ax बराबर b, अगर यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे तो इसके हल होंगे, यानी इसके सॉल्यूशन होंगे। इसके सॉल्यूशन होंगे तो सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर ए पर विचार किया जाता है। एक नंबर में लिखा जाता है कि यदि ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर नहीं है तो यह तो नॉन सिंगुलर होगा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या होगा? यह कंसिस्टेंट होगा। अगर पूछा जाएगा कि कैसा होगा भाई, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कब कहेंगे? जब ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, तो कह देंगे यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और यह यूनिक सॉल्यूशन देगा। कब कहेंगे? सिर्फ डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे ऐसे। दूसरा नंबर अगर कहता है कि डिटर्मिनेंट अगर ए अगर जीरो हो जाए
तो हम नहीं कह सकते कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम इसमें भी दो केस पढ़ते हैं, इसमें भी दो केस पढ़ा जाता है। एक केस क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर वह 0 हो जाए तो कंसिस्टेंट, तब क्या देगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 नहीं आवे, इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं, इट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट लिखा गया, इनकंसिस्टेंट। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 हो जाए, इट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कब कब चेक करना है ये वाला, जब यह 0 आ जाए। तो आपको दो केसेस हैं इस तरह से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेक करते हैं, यह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। जैसे हम लोग 10th में भी चेक करते थे, कोई भी समीकरण जो होता था, यह समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, यह जो समीकरण हुआ करता था, इस समीकरण को चेक करना होता था कि इसका हल होगा या हल नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे चेक करते थे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नहीं, और द्वितीय हल होता था। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 चेक करते थे, तो इन्फिनाइट हल होता था। आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कहते थे इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हम 10th में पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी था इस तरह का चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलो हम लोग यहाँ पर लेकिन मैट्रिक्स मेथड से चेक करेंगे कि यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको हल करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर, वी हैव फोर एक्स माइनस 3y इक्वल टू 3, 6x माइनस 3y इक्वल टू 5। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यह देखिए कंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंसी होगा, चेक करें। तो कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में बदल लें। मैट्रिक्स फॉर्म में बदलिए भैया, क्या लिखिएगा, 4 माइनस 3 6 माइनस 3, ये आपका यहाँ पर x और y आ गया, कांस्टेंट टर्म आपका 3 5 आ गया। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं, लेट a बराबर 4 माइनस 3 6 माइनस 3, x मान लेते हैं किसको भाई, एक्स वाई को। b किसको मान लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग b मानते हैं, याद है कि नहीं। चलिए तो ए ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स बराबर बी हो गया, इसको ए मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो क्या हो गया, एक्स बराबर बी हो गया। चेक करेंगे कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 माइनस 3 6 माइनस 3 निकालिए, 4 तिया कितना, -12, छतरिया कितना हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर आप 2y लिख लीजिए। ठीक है, ये 2 है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 था, अगर नहीं लेंगे 2 तो आपका यहीं पर मालूम चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए तो 2 अगर लेते हैं तो 4 तिया 12 -12 6 दूनी 12 +12 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा,
देखिए आपका ये 0 आ गया। तो बताइए जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट। अगर वहां पर -3 रहता तो 0 तो नहीं आता। जब 0 नहीं आता तो हम कह देते कि यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम यह नहीं कह सकते यह कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए तो हम लोग आगे चलेंगे। इसको करने के लिए हम आगे चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करेंगे कि वह अगर 0 आता है तो कंसिस्टेंट, वह 0 नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ निकालिए। कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर निकालने के लिए हम बताए थे ये दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर -3 और 4, और ये दोनों को जैसे इंटरचेंज करते हैं तो साइन भी बदल जाता है। -2 +2 बन जाएगा और 6 वाला प्लस माइनस बन जाएगा। ये आपका कोफैक्टर निकल गया। आप इसका एडजॉइंट निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज कर दीजिए 3 - 6 2 4। एडजॉइंट निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालिए 3 2 - 6 4, और इसको बी से गुना कीजिए। बी कितना है, बी आपका 3 5 है। आप इसको मल्टीप्लाई करें। अगर यह मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आया तो कंसिस्टेंट, अगर 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 9 5 दूनी 10। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 6 18 -18 और 5 चौक 20 प्लस 20। क्या देखिए कितना आया, ये 19 आया। और यहाँ पर कितना 2 देगा, तो क्या यह 0 के बराबर आया गया क्या। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, एंड यह भी था डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, एंड यह भी 0 नहीं आया। तो देयरफॉर कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब आप समझते हैं नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होगा, नो सॉल्यूशन। आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल निकालिए, नो सॉल्यूशन होगा। 10th के मेथड से क्विकली बता देंगे कैसे। 4/6 4/6 इक्वल टू -2/-3 इक्वल टू 3/5। तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2/3 2/3। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह इसका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग 10th के मेथड से नहीं कहता है, आपको कहता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स की। तो मैट्रिक्स मेथड में आपको यह रूल से ही बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के तरीके पर कहेगा तो आप क्विकली चेक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट चेक कीजिए कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट बाय मैट्रिक्स मेथड, तो आप मैट्रिक्स मेथड का रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो इसलिए देख लीजिए आप जिस क्लास में हैं, जिस मेथड से आप पढ़े हैं, आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनाएंगे आप उसी मेथड का उपयोग करेंगे, प्रीवियस क्लास के मेथड का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में और भी इस पर आधारित जितने भी प्रॉब्लम हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह जितने भी था ax बराबर b, ये x बराबर b जो है यह नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज तक यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।